चलिए शुरू करें बेटा। हाँ जी, तो देखो जरा ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा प्लीज। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट इसकी बेसिक सिचुएशन कंप्लीट कर ली थी, ठीक है जी। तो आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं दैट क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर है वो कैसे क्लोज होगा उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो क्या रहा है सर, फ्लेक्स वाला का नाम बताइए। हाँ तो आपके पास नहीं, डिलीट हो गया। अरे वो क्या रहा था, 10 बजे आ जाना, चले जाओ भाई आप लोग। और अब मैंने आपको भेजा भी है उसका लोकेशन भी भेजा है। भेज दिया। चलो देखो सर, सेक्शन 91 क्या बोलता है और कैसे हमें रजिस्टर्ड को क्लोज करना है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कंपनी में क्लोज द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर और registered of debenture holder or registered of any other security holder for any period or period not exceeding, क्या लिखा बेटा, aggregate in 45 days in each year, ठीक है, but not exceeding 30 days at one time, right? सुनना, subject to the giving previous notice of at least 7 days or lesser period as may be specified in SEBI for listed company or company intend to get security listed on the prescribed manner। यानी कि सर सुनो, यहाँ पर कह रहा है भैया आप कंपनी में ऑप्शन है क्लोज कर सकते हो आप क्या बेटा, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर को और रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर को और रजिस्टर्ड ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर को फॉर एनी पीरियड और पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 45 डेज इन ईच ईयर। मतलब 45 दिन के लिए आप अपने रजिस्टर्ड को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्लोज, बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एट एनी टाइम। अब सुनो ध्यान से क्या सिचुएशन क्या रहा है। मुझे यार एक बात बताओ, आपको एंट्री करनी है, दुनिया भर के काम करने हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप रजिस्टर को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो कि इस दौरान रजिस्टर क्या रहेगा, क्लोज। अच्छा, क्लोजिंग पीरियड के दौरान क्या आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्लोजिंग आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो, क्या हम 6-6 7-7 महीने के लिए क्लोज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। तो कह रहा भैया देखो सर आप क्लोज कर सकते हो फॉर एनी पीरियड और पीरियड, बट उस किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, एग्रीगेट 45 दिन से इन ईच ईयर, बट एक्सीडिंग 30 डेज एट वन टाइम। जरा सुनो उधर ध्यान से प्लीज। आपको सिंपल सी बात है ना बेटा, आप ट्रांजेक्शन इतनी सारी होती हैं तो देर इज ए प्रॉब्लम कि हम अगर सिर्फ क्लोज करें नहीं करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। बोलो। जैसे मान लो आपको क्लोजिंग का टाइम है, क्लोज ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो मान लो मेरा यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए मैं जनवरी का टाइम ले रहा हूँ और दिसंबर का टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 1 साल का ड्यूरेशन हो गया। यस। हाँ जी। अब सुनो, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। ये क्या बेटा मेरा ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ये क्या है बेटा ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ध्यान सुना बेटा बहुत कंसंट्रेशन से। ये कह रहा भैया पूरे साल में अगर आप रजिस्टर क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज ऑफ आरएम करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम कितने दिन के लिए कर सकते हो, 45 दिन के लिए। मतलब ये पूरे साल का है, एग्रीगेट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट। और अगर आप साल में मान लो 4 बार करते हो, कितनी बार करते हो, 4 बार, तो एक बारी में मैक्सिमम कितने दिन के लिए कर सकते हो, 30 बार। 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए बेटा, मैक्सिमम 30 दिन के लिए हम क्लोज कर सकते हैं वन टाइम। और एग्रीगेट क्या होना चाहिए, 45। ठीक है, सो ध्यान से सुनना कंसेंट्रेशन से। यानी कि मान लो आपने मैक्सिमम 30 डेज वन टाइम पे अकाउंट करना है। अब मान लो आपके पास कितने दिन बच गए इन तीनों के लिए, 15 दिन, इससे ज्यादा आप ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 45, और वन टाइम में कितना होना चाहिए, 30 डेज। तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप रजिस्टर को क्या कर सकते हो, क्लोज। और उस क्लोजिंग पीरियड के दौरान आपका रजिस्टर का इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं। क्लियर हो, मतलब 1 साल में 45 दिन तक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं और एक बारी में 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। यस, 30 दिन से कम हो सकता है। क्लियर है, लिख लो उसको फटाफट से। राहुल भाई थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे लो, कि तुम्हें भी जाना है कहीं, फिर मंदिर मंदिर जा रहा हो, हनुमान मंदिर।
मेरा तू भी जा रहा हो नमाज पढ़ने के लिए? चले जाओ हनुमान मंदिर, चले जाओ हनुमान मंदिर। भंडारा खा के आना वहाँ। यहाँ तो नींद नहीं आ रही तेरे को? हे भगवान, थोड़ा सीरियस हो जा पढ़ाई के लिए, नालायक ने तोड़ दूंगा हड्डियां। तो एक दिन ना मेरे हिसाब से जी के दिखा, एक दिन, मतलब तुझे वही फॉलो करना जो मैं बोलूंगा। अगर तू कर लेगा ना तो तू सीएस पास हो जाएगा। क्लास के बाद मिलके जाना मेरे से, ठीक है? नहीं नहीं, इसके लिए बता मैं, स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, संडे ना ब्रिजेश्वरी क्लास रखवाऊंगा, ठीक है? ये 15 क्या है सर? 15 डेली एक्स्ट्रा मतलब मान लो आपने एक बारी में 30 दिन एग्जॉस्ट कर लिए, अब आपके पास और कितने दिन बचे? 15 दिन। 15 दिन दोस्त, 15 साल नहीं यार, 1 साल में। मतलब जैसे 4 बार किया हाँ तो एक बार में हम 30 कर सकते हैं हाँ, और पूरे साल में बस 45 कर सकते हो। मैक्सिमम 30 कर सकते हैं, 30 से कम कर सकते हैं, 3 दिन रख ले, 4 दिन रख ले, चलेगा। अब तुमने बोला कि यार पहली बारी में 7 दिन के लिए रेस्टोरेंट क्लोज कर दिया, हाँ है ना? अब एक बारी में 8 दिन के लिए क्लोज कर दिया, एक बारी में 5 दिन के लिए, तो ऐसे ऐसे करके आप कितने कर सकते हो? 45 दिन। बट एक ही बारी में कितने कर सकते हो? 30 दिन। 30 दिन, 30 दिन। और 15 अरे 15 तो बच गए, रिमेनिंग टाइम बच गया तेरे मैंने बोला अगर आपने 15 एग्जॉस्ट कर लिए, हाँ अब आपके पास और कितने दिन बचे? सिर्फ 15 दिन बचे, क्योंकि 45 की लिमिट लगी हुई है। नहीं समझ में आ रहा? इधर देख, रुक जाओ रुक जाओ, आप सुनो। साल में पूरा आपको जो टाइम दिया गया, कितना दिया गया? अब मान ले तूने एक ही बारी में कितने दिन यूज कर लिए, 10 अब तेरे पास कितने बचे? रहे 35 35 बचे। तूने फिर 5 दिन यूज कर लिया, अब कितने बचे? 30 30 दिन बचे। बोले हाँ 30 हाँ। अब क्या तू यहाँ पे मान ले 20 दिन के लिए ओपन कर रहा, अब कितने दिन बचे? 2 दिन के लिए यूज कर, अब कितने बचे? 8 दिन के, अब बचे कुछ, क्योंकि एग्रीगेट कितना हो गया? 45 तो ये कह रहा भैया आप साल में रेस्टोरेंट क्लोज कर सकते हो मैक्सिमम कितने दिन के लिए, और एक बारी में मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। अच्छा एक बारी में मैक्सिमम 30 से ज्यादा एक बारी में नहीं हो सकता है। अगर मान लो तूने बोला कि अब मुझे एक ही बारी में 35 दिन के लिए क्लोज करना, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप मैक्सिमम कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते हो? 30 दिन के लिए। और पूरे साल में एग्रीगेट का सम कितना होना चाहिए? 45, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझा लल्लू लाल? यस इसका ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है, पता नहीं कहाँ खोया रहता है क्लास में। कोई है तो नहीं चिंकी मिंकी? नहीं चलो लिखा है। कोई भी दुकान ये बताओ अच्छा देखो, बस सबसेक्शन 1 क्लियर है बेटा? अरे बोलो भैया। यस अगला, इफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर और डिवेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर इज क्लोज विदाउट गिविंग द नोटिस प्रोवाइडेड अबव। अच्छा, इसके लिए आपको नोटिस देना, अच्छा सॉरी एक मिनट, सब्जेक्ट टू कंडीशन तो बताना भूल गया। प्रीवियस नोटिस आपको देना पड़ेगा कितने दिन का? 7 दिन का, या उससे लेसर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेबी ने प्रिस्क्राइब करा फॉर लिस्टेड कंपनी, और कंपनी इज इंटेंड टू गेट सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कर रहे हो तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर रहे हैं, सॉरी क्या कह रहा हूँ, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? यानी कि देखो, मान लो आपने यहाँ पे 10 दिन के लिए रजिस्टर क्लोज करना था, बट इससे पहले 7 दिन पहले आपको क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। अगर नोटिस नहीं दिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे क्लोज, ठीक है? क्योंकि लोगों को बताओगे ना भैया हमारे रजिस्टर क्लोज होने वाले आने वाले 10 दिन के लिए, तो कोई भी इंस्पेक्शन के लिए ना आए। बोला भैया किसी को भी पब्लिक नोटिस दे दो। क्लियर है? हेलो? अब कह रहा देखो, इफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर इज क्लोज, मतलब आपने रजिस्टर क्लोज कर दिया without giving notice as provided above, or after giving the shorter notice, then the so provided that or continuous or aggregate period of exceed the time limit is specified in the subsection 1, the company and every officer who is in default liable क्या है बेटा? 5,000 रुपए फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगेगी? समझे? यानी कि आपने बिना नोटिस दिए क्या कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर बंद कर लिया, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी बेटा। समझे?
क्लियर भाई? हाँ जी। फिर कहते हैं इन डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन सेक्शन 154 ये प्रीवियस कौन से सेक्शन में था ये? अभी कौन से में? 91 आर परमिसिव एंड नॉट मैंडेटरी. The section has application only when company desires to close the rest of member. In such a situation, the requirement of section are made compliant with. एक सिंपल सी बात है, ये जो सेक्शन है ना ये ऑप्शनल है, कंपनी के ऊपर है. जरूरी नहीं है कंपनी बंद करे, क्लोज करे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपनी के ऊपर है. समझे? इट इज नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन, ऑप्शनल सेक्शन है. क्या है बेटा ये? ऑप्शनल सेक्शन है. क्लियर है? बोलो जी. फिर आगे देखिए द पावर इन दिस सेक्शन is intended for the contravention of the company in order to enable the rest of member brought up date of the purpose of calculating dividend and bonus etc. देखो देखो यार, the power in this section is intended for convenience है कंपनी के लिए in order to enable the rest of member brought up date of the closing of the calculation of dividend and bonus. सिंपल सी बात है ना, आपने रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर को क्लोज कर दिया. सुनो सर, मुझे बोनस शेयर्स देना है. क्या देना है? बोनस शेयर्स. अब यार एक बात बताओ, मैं बोनस शेयर करूँ, लिस्टेड कंपनी है, डेली बेसिस पे लोग क्या कर रहे हैं? शेयर परचेस कर रहे हैं. और बोनस शेयर तो मैं उसी को दूंगा ना जिसका नाम किसमें होगा? रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में. अब मान लो मैं बोनस देने वाला हूं, तो उससे 7 दिन पहले मैं नोटिस दे दूंगा, भैया हमारा रजिस्टर्ड क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है, अब इसमें कोई एंट्री नहीं होगी. तो एट द क्लोजिंग डेट पे जो भी मेंबर उसमें होंगे, सिर्फ उन्हीं को हम क्या देंगे? बोनस इशू देंगे या डिविडेंड देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई फर्दर अगर परचेस करता है तो फिर उसको हम देने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है. ये कह रहा है कन्वीनियंट के लिए. हाउएवर, even if the register of member is closed, the company is obliged to make certain entry during the period of closure. मतलब उस दौरान भी आप कुछ क्लोजर का क्या दोगे बेटा? इंटीमेशन दोगे. Such are entry relating to the registration and propagate a letter of administration, notice of change, एड्रेस, कोर्ट ऑर्डर, सच चेंजेस ऑर्डर. मतलब सिंपल सी बात है, कुछ बेसिक इंटीमेशन तो आपको फिर भी एंट्री करनी पड़ेगी. कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, इंटीमेशन ऑफ चेंज है, राइट, इन सब चीजों को फिर भी आपको एंटर करना पड़ेगा. ऑल दो योर रजिस्टर्ड इज क्लोज. आपका रजिस्टर क्या है बेटा? क्लोज है, बट फिर भी आपको कुछ इंटीमेशन देनी पड़ेगी. क्लियर है? कहते हैं द क्लोजर ऑफ रजिस्टर्ड इज क्लॉक विद द राइट ऑफ रिफ्यूज टू ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर. रिकॉर्ड डेट इज अल्टरनेटिव क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर. द पर्पस ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर इज गेट टू रजिस्टर अपडेट एंड टू कट ऑफ डेट ऑफ द पर्पस ऑफ द पेमेंट. मैंने वही बताया ना आपको, कोई नई एंट्री करनी है, अपडेट करना है, राइट, और डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बोनस डिक्लेयर करना है, तो उससे पहले हम रजिस्टर को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, ताकि कोई फर्दर एंट्री हम उसमें ना करें. रूल 10 ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बेटा, एक बार रीड कर लीजिए इसको फटाफट से, सेल्फ रीड करो फटाफट. पढ़ चुके हो? न्यूज़पेपर में एक नोटिस देना पड़ेगा, राइट, और दिस इज ऑलरेडी डन. देखो, क्लोजर ऑफ मेंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सेबी नोटिस देना पड़ेगा, राइट. और नोटिस का बेसिक सिचुएशन क्या? 7 डेज था बेटा. और ये आपको एक कम से कम वर्नाक्युलर लैंग्वेज में देना पड़ेगा और प्रिंसिपल लैंग्वेज में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस. बोलो बच्चों, क्या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको? हाँ जी, डन डन डन, खत्म. प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्ड. सर प्रश्न ये आता है, ये जो रजिस्टर हम मेंटेन कर रहे हैं, कब तक इसको प्रिजर्व करके रखना है? कितने सालों के लिए? क्या परमानेंट रखना है या कुछ पर्टिकुलर टाइम है? तो देखो इधर ध्यान से, रूल 15 ऑफ दिस प्रोवाइडेड है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर अलोंग विद इंडेक्स शेल प्रिजर्व. क्या लिखा बच्चे? परमानेंटली. मतलब जो मेंबर का रजिस्टर्ड है, किसका रजिस्टर्ड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवेंचर होल्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? मेंबर. तो मेंबर का रजिस्टर आपको कब होल्ड करना है? इंक्लूडिंग इंडेक्स के साथ आपको परमानेंटली होल्ड करना है बेटा. एंड शेल केप्ट इन कस्टडी ऑफ किसके? सीएस के, कंपनी सेक्रेटरी के, या कोई भी पर्सन जो क्या है बेटा? ऑथराइज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ दिस. यहां तक समझ में आया? बोलो. अब देखो, अब किसकी बात कर रहा है? रजिस्टर्ड और डिवेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर अलोंग विद इंडेक्स. कितने साल के लिए बेटा? 8 साल के लिए प्रिजर्व करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. मतलब जिस दिन आपके डिवेंचर रिडीम हो गए, वहां से 8 साल तक आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करके रखेंगे एज द केस में भी. एंड शैल केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अगेन सेम सीएस और एनी अदर पर्सन विच मे बी ऑथराइज्ड. इधर देखो सिचुएशन क्या है. सर अगर मैं मेंबर्स की बात करूं, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर की बात करूं तो परमानेंट. सर मैं डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर की बात करूं तो जिस दिन रिडीम हुआ वहां से 8 साल तक आपको मेंटेन करके रखने की जरूरत है. 8 साल के बाद आप हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट 8 साल तक आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. क्लियर है? बोलो. फिर आता है द फॉरेन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर शेल बी प्रिजर्व परमानेंटली. यानी कि फॉरेन रजिस्टर्ड भी है और किसका है?
मेंबर का है उसको क्या रखोगे आप परमानेंटली, अनलेस इट इज डिसकंटिन्यूड, मतलब जब तक ये डिसकंटिन्यू ना हो जाए, एंड ऑल द एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द फॉरेन रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल रजिस्टर्ड, यानी कि सभी को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। फॉरेन रजिस्टर्ड और डिवेंचर होल्डर और अदर प्रेजेंट कितने साल के लिए बेटा, 8 साल के लिए, अगेन सेम ही सिचुएशन है। अच्छा, सुनो इधर, सुनो भाई, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर फॉरेन वाला है, कब तक मेंटेन करना है? क्या अगर सारे के सारे रेडीम हो गए शेयर्स, मतलब लोगों ने बेच दिए, डिसकंटिन्यू हो गया, तो क्या फिर रखने की जरूरत है परमानेंटली? यस, मतलब आपको फिर एंट्री ट्रांसफर करने के बाद हटा भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, बट जो यहाँ प्रिंसिपल रजिस्टर आपने मेंटेन करा था आरओएम का, वो आपको परमानेंट रखना पड़ेगा। ये सिचुएशन है रूल 15 की, क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? Yes. पक्का? अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इधर देखो, यहाँ पर, अच्छा, इसी सेक्शन की वजह से ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सेक्शन 89 और 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, पर थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शंस भी है। तो क्या करा देखो, सम टाइम द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी मे बी नॉमिनी फॉर सम अदर पर्पस, मतलब हो सकता है कुछ लोग किसी के नॉमिनी हैं और रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में, हु रियली ओन द शेयर्स। जैसे मान लो रजनी ने शेयर ओन कर रखे हैं, बट मैं इसका क्या ओनर का नॉमिनी, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ओनर कौन है? ये है। तो कहते हैं द एनेबल द पर्सन हु फैक्ट कंट्रोल द कंपनी और कंसील देयर रियल स्टेटस फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना होता है कि एक्चुअल में कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास अथॉरिटी है। फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रैक्टिस फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू चेक सच प्रैक्टिस, सेक्शन 216 ऑफ द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि उस कंपनी में आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, चेक कराएं कि ओनरशिप बेसिकली किसकी है, समझे? बोलो बेटा, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में शायद ये चैप्टर नहीं है इंस्पेक्शन वाला, ठीक है, उसमें काफी डिटेल में बताया जाता है कि कैसे इंस्पेक्शन होता है, पहले मुझे तो समझ में आए, मतलब रियल ओनरशिप जानने के लिए सीजी के पास पावर है 216 में, वो क्या करवा सकती है आपकी? पहले बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो फटाफट से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? लेकिन इंस्पेक्शन और रजिस्टर ऑफ मेंबर का ये से पता चलेगा इंस्पेक्शन और रजिस्टर और मेंबर में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अब जैसे मान लो तूने किसी को नॉमिनी को अपॉइंट किया हुआ है, हाँ, तो हाँ देखा जाएगा ना तो कौन है वो? कि वो रियल ओनर नॉट, तो रियल ओनर कौन है? अब देखो भैया क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन बाय पर्सन नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर। अब इसको हम पढ़ेंगे नोट बना के, क्योंकि ये बुक से आपको समझ ही नहीं आएगा, फटाफट से हेडिंग डालिए, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बस ये दो लास्ट सेक्शन है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हालांकि इट विल टेक टाइम, अच्छा खासा टाइम लेंगे बेटा सेक्शन, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैया एक काम कराओ, नेक्स्ट क्लास में कराओ इनको, हाँ, थैंक यू सर। चलो लिखो, कैसा खुश हो गया था नाला? भाई देखो, थोड़ा ना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे दो, ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज, वरना दिक्कत हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है भाई।
लिखा। हाँ अब जरा सुनना ध्यान से, सिचुएशन क्या है। देखो भाई, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर सिचुएशन, लेट अंडरस्टैंड द बेसिक सिचुएशन। देखो, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 89, ये किसकी बात कर रहा है, क्या सिचुएशन है, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा। जैसे मान लो देयर इज अ पर्सन, मिस्टर एक्स। ठीक है, अभी जो मिस्टर एक्स है, ये कंपनी में शेयर होल्ड करता है। इसने क्या कर रखा है कंपनी में बेटा, शेयर होल्ड करे हुए इन कंपनी। हेलो। और तो कंपनी ने एंटर करा होगा इसका नाम इन आरओएम, यस सर अंडर सेक्शन 88 में। क्या डेफिनेटली इसका नाम आरओएम में रजिस्टर्ड हुआ होगा जी। अब सुनो, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो मिस्टर एक्स है, इस सेक्शन 89 इसके लिए ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन हम कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर इस मिस्टर एक्स के लिए पढ़ रहे हैं, मिस्टर एक्स के लिए। इसको बताना जो शेयर होल्ड करे ना इसने, ये जो शेयर इसने होल्ड करे हैं, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट में नहीं है। किसमें नहीं है बेटा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेनिफिशियल इंटरेस्ट में नहीं है, ये इसको बताना है। यानी कि डिक्लेरेशन देनी है कि इसने जो शेयर परचेज करे हैं वो किसमें नहीं है बेटा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में नहीं है। ये डिक्लेरेशन इसको देनी है अंडर सेक्शन किसमें बेटा, 89। या है, नहीं है या है, ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। अब देखो जरा ध्यान सुनना क्या सिचुएशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेक्शन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है या होल्डर के ऊपर, होल्डर के ऊपर होल्डर के ऊपर। किसके ऊपर एप्लीकेबल है, होल्डर। देखो तो ध्यान से क्या कह रहा है सर, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी शेयर्स, सेक्शन 89। ठीक है, अब कह रहा है वेयर अ नेम ऑफ अ पर्सन एंटर इन आरओएम, जहां पर आपका नाम किस में एंटर हुआ बेटा, आरओएम ऑफ अ कंपनी एज अ होल्डर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। यस अच्छा, सिर्फ ये हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। यस, शेयर वहीं पे होता है। कह रहे हैं इसने शेयर होल्ड करे, बट अब देखो ध्यान सुना, बट नॉट होल्ड क्या बेटा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स। यानी कि शेयर्स तो आपने होल्ड करे हैं बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपके पास नहीं है। ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया इस शेयर का बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है। यू हैव टू डिक्लेयर दिस सिचुएशन। तो देखो क्या रहा है, सच पर्सन शेल मेक अ डिक्लेरेशन किसमें बेटा, एमजीटी 4 में। किसको, कंपनी को। कहां से करेगा बेटा ये, 30 दिन। कहां से, जिस दिन इसका नाम एंटर्ड हुआ, और बताएगा कि शेयर तो मेरे नाम पे है बट मैं इनका बेनिफिशियल होल्डर नहीं हूं। यानी कि कोई और ही होगा। जैसे जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला था ना, गार्जियन शेयर परचेस कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, यस चाहे माइनर बच्चा ही क्यों ना हो। तो वहां पर गार्जियन के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आ गया कि वी आर नॉट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर। इसकी बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसके नाम पे है बेटा, हमारे बच्चों के नाम पे। या फिर एक कंपनी है, याद है ना आपने पढ़ा था नॉमिनी एंड ट्रस्टी एंड बेसिक एंड ऑल। हाँ अगर ट्रस्टी के तौर पे कंपनी ने, सेक्शन 19 में भी तो पढ़ा था, सेक्शन 19 में क्या पढ़ा था आपने, कि कंपनी क्या एज ए ट्रस्टी शेयर होल्ड कर सकती है। तो क्या उस कंपनी को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भैया शेयर तो मेरे नाम पे है बट आई एम नॉट अ बेनिफिशियल ओनर, यानी कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का, ये मेरा नहीं है। ये आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी किसको, कंपनी को। कितने दिन के अंदर अंदर बेटा, समझ आया। अब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, अगर मान लो ये बनाओगे, बना लो। आदर्श भाई समझ आ रहा है, देख लो सेक्शन थोड़ा सा ना ट्रिकी है, तो ध्यान सुनना प्लीज।
टॉपिक क्या? नॉट आएगा ना, नॉट होल्ड। होल्ड नहीं करना। हाँ, शेयर तो होल्ड कर रहा है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड होल्ड नहीं कर रहा दोस्त। ठीक है, बोलो। हाँ, हो गया? ओके, दिस इज सबसेक्शन 1। अब लोग सबसेक्शन 2 लिखिए फटाफट से। कुछ लोगों को नींद आ रही है, अंगड़ाइयां ले रहे हैं कुछ लोग। आज को भी आ रही है। यार सीट के दस सीट दे दूंगा। लिखो लिखो। शेयर स्टैंड हम्म स्टैंड रजिस्टर। हम्म टॉपिक है जी। यस सर। चलो देखो था, सुनो ध्यान से, इधर देखो। एक इसका पहले एग्जांपल सुनो। सुन रहे हो तुम लोग? सर, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स कौन है बेटा, और ये कौन है, मिस्टर वाई। सर, मिस्टर वाई के नाम पे, इसके नाम पे शेयर रजिस्टर्ड है। इसके नाम पे शेयर्स क्या है, रजिस्टर्ड है। और आरओएम में किसका नाम है, मिस्टर वाई का। बोलो। यस सर। बट जो वाई है, ये एक्चुअल बेनिफिशियल होल्डर नहीं है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, यानी कि इन सच शेयर्स हैविंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है बेटा, मिस्टर एक्स का। भैया होल्ड किसके नाम पे है, और एक्चुअल में इंटरेस्ट किसका है। ठीक है, दिस इज द बेसिक सिचुएशन। भैया ऑब्वियसली बात है, फंडिंग इसकी होगी मे बी, या वट एवर द सिचुएशन ओवर देयर। शायद आपने एज ए ट्रस्टी आपने होल्ड कर रखा हो,
भैया मैं ट्रस्ट जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल एक माइनर पर्सन है, कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया, मान लो उसका कोई नहीं था बच्चे का, ठीक है, उसके नाम पे बहुत सारे शेयर्स थे। अब भैया एज पर द कंपनीज एक्ट हम उसको मेंबर तो नहीं बना सकते फुल फ्लेज, ठीक है, तो हम डेफिनेटली उस केसेस में क्या करेंगे, गार्जियन अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, तो सारी प्रॉपर्टी गार्जियन के नाम पे ट्रांसफर हो गई, और इवन वहां पे गार्जियन के नाम पे क्या लिखा होगा बेटा, शेयर्स लिखे होंगे। तो फिर नाम किसका है, गार्जियन का, बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट है क्या गार्जियन का, नहीं है साहब, वो किसका है, पर्टिकुलर किड का, बच्चे का, वटेवर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो सर वाई को, एक्स को डिक्लेरेशन देना था ऊपर किसने डिक्लेरेशन दिया था, मिस्टर एक्स ने बात की। वाई ने दिया था ना, अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में डिक्लेरेशन कौन दे रहा था, ये वाई, जिसका नाम तो रजिस्टर्ड में था बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं था, ये वाई ने डिक्लेरेशन दिया होगा। अब सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 कहता भैया तेरे को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ये किसको डिक्लेरेशन देनी है, एक्स को, कंपनी को डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है। क्या होल्ड किया हुआ है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है। शेयर्स मेरे नाम पे नहीं है, बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसके नाम पे है, मेरे नाम पे, यानी कि मेरे शेयर किसके नाम पे है, मिस्टर भाई के नाम पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सर 89 सबसेक्शन 1 में डिक्लेरेशन कौन दे रहा था, इसके नाम पे था। जिसके नाम पे शेयर रजिस्टर्ड है। 89 सबसेक्शन 2 में डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, जिसके नाम पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है बट उसका नाम आरओएम में नहीं है। आर यू गेटिंग में, क्लियर हो गया। देखो सर, कह रहा है एवरी पर्सन हु, और क्या, बेनिफिशियल इंटरेस्ट शेयर ऑफ द कंपनी। भाई बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर करा या होल्ड करा आपने, व्हाटएवर द केस, शेल मेक अ डिक्लेरेशन, किसको, कंपनी को। और यहां पर फॉर्म है आपका MGT5, कौन सा फॉर्म है, MGT5, समझ नहीं आ रहा हमारे को। अच्छा, कह रहा है स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट। आप क्या बताओगे बेटा अपने, नेचर ऑफ इंटरेस्ट बताओगे, एंड पर्टिकुलर्स बताओगे उस पर्सन का इन हुज नेम शेयर्स स्टैंड रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यानी कि जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड में क्या है बेटा, एंटर है, उसके भी पर्टिकुलर्स आप बताओ, उसका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग में, समझ आया पक्का। तो भैया इसमें दोनों लोगों को डिक्लेरेशन देना है, सबसेक्शन 1 में भी और सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 1 में कौन, जिसका नाम आरओएम में है, आरओएम में है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट का नाम पे नहीं है। सबसेक्शन 2 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है बट नाम उसका आरओएम में नहीं है। दोनों से डिक्लेरेशन मिल गया, कंपनी वेरीफाई करेगी, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आया, कॉपी करो। राहुल तो कह रहा था कुछ, सर पापा ने कोई दिया होता है कुछ अपडेट करवाओ फिर, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप पैसे दे दे वो दे नहीं रहा। मैं तो दे दूंगा लड़का नहीं पाऊँ। हमारे काफी दोस्त को दे दूँ। है ना, इज्जत उसकी भी घर पे देना। ये तो सर मैं जैसे ही घर पे आ रहा हूँ ऐसे ऐसे बातें होने लगता है, उसका बेटा सर बन गया है ना सी, क्या सीरियस कर रहा है, सीरियस करवाते ये। ठीक है, ऐसे लोगों से मेरी बात कराया करो। अच्छा ये बेटा, इसमें भी टाइम पीरियड कितना है आपका, 30 डेज। और 30 डेज कहाँ से बेटा, जहां से आपने होल्ड या एक्वायर करा है, ठीक है, फ्रॉम डेट, एच का मतलब होल्ड, ए का मतलब एक्वायर, ठीक है।
आदर्श, ओए आदर्श, समझ आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? सुनो, ये दो चीज क्लियर है पक्का? 89 सबसेक्शन 1 क्लियर है, सबसेक्शन 2 नहीं है। ये बंदा सोच रहा है कब छुट्टी हो, कब मैं जाऊं। अब सुनो इधर, सुनना ध्यान से। वेयर अकर, सुना ध्यान से बेटा। वेयर अकर एनी चेंज, कोई चेंज होता है इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इन सच शेयर्स। ठीक है, किसमें बेटा? सच शेयर्स में। रेफर अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 2। मेक अ डिक्लेरेशन of such changes to company within 30 days from such changes. अच्छा, जो सेक्शन 89 में पढ़ रहे हो ना बेटा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज पढ़ा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। आ गया रूल 9। ठीक है, और ये रूल 9 किसका है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। ठीक है, डन बेटा? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखो इधर, सुन लो सुन लो सुनो। अब सुनो, जो आप ऊपर डिक्लेरेशन दे रहे हो हाँ सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 में एक तरीके से क्या ओनर दे रहा है डिक्लेरेशन? नहीं नहीं, ओनर नहीं दे रहा, जिसके नाम पे शेयर होल्ड है वो दे रहा है। क्या सबसेक्शन 2 में ओनर दे रहा है? हाँ जिसके नाम पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो दे रहा है। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? नींद आ रही है मैं। ओके, तो सर मान लो आपको चेंज हो गया, चेंज कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने शेयर ही किसको दे दी है, बेनिफिशियल होल्डर को, उसी का नाम करवा दिया, ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी वट एवर था चेंज होगा दे। ठीक है, तो उस चेंज की इंटीमेशन भी आपको देनी है। देखो, वेर अकर एनी चेंज इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट में अगर कोई चेंज आता है इन सच शेयर्स, किसमें बेटा? सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में। तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी है अबाउट द चेंज, किसको बेटा?
कंपनी को कितने दिन के अंदर, 30 days। जिस जिस दिन चेंजेस हुए वहां से 30 डेज के अंदर। अच्छा, फॉर्म एमजीटी 4 में कौन देगा, सबसेक्शन 1 वाला, और फॉर्म 2 में कौन चेंज इंटीमेट करेगा, सबसेक्शन 2 ओनर वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? क्योंकि एमजीटी 4 किसके लिए जाता था, बेनिफिशियल इंटर होल्ड नहीं कर रहा हूं बट शेयर मेरे नाम पे है। एमजीटी 5 में क्या जाता था, बेनिफिशियल इंटर होल्ड कर रहा हूं बट शेयर मेरे नाम पे नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आल्सो इंक्लूडेड इन देयर। क्लियर है सर? अब इन सब का जो डिक्लेरेशन आया सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में, चाहे चेंज को लेके हो, चाहे बेनिफिशियल इंटरेस्ट को लेके हो, चाहे बेनिफिशियल इंटरेस्ट को लेकर नहीं हो, ठीक है, ये सारा इंटीमेशन किसके पास आ गया, कंपनी के पास। बोलो भाई, नहीं बोलोगे? तो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में रिसीव करी डिक्लेरेशन कंपनी ने। यस। बोलो, रिसीव डिक्लेरेशन बाय कंपनी एंड मेक अ नोट ऑन सच डिक्लेरेशन। और उस डिक्लेरेशन को क्या करेगी बेटा, नोट करेगी, यस सर। नहीं बोलोगे? एंड फाइल अ फॉर्म MGT 6 टू ROC। MGT 6 किसको फाइल कर देंगे बेटा, ROC को। किसको बेटा, ROC को, अलॉन्ग विथ फीस, जो भी फीस रहेगा। विद इन 30 days फ्रॉम रिसिप्ट्स ऑफ सच डिक्लेरेशन। जिस दिन आपने डिक्लेरेशन रिसीव करी वहां से कितने दिन के अंदर बेटा, 30 दिन के अंदर अंदर आप ROC को इंटीमेशन दे दोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशंस की। आई थिंक समझ आ गया होगा। समझ आ गया? यस सर। तो ये हमारा हुआ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 प्लस रूल 9 के 1 2 3 4 सब रूल कंप्लीटेड है। ठीक है, समझ आया? एक बार बुक से रेफर कर लें, कुछ पल्ले पढ़ा। हाँ सर, ये 30 days वो हाँ फ्री हाउस से फॉर्म फाइल कर दी। हाँ जी उसमें 10 चीज की बात कर रहे थे। भाई, आपने एक्टिविटी करी है ना, एक्टिविटी में डेट डाला होगा, रेजोल्यूशन पास करा होगा, रेजोल्यूशन पास करा होगा। अब डिक्लेरेशन रिसीव हुई है, डिक्लेरेशन रिसीव हुई मतलब फॉर्म रिसीव होगा, फॉर्म उस पर्टिकुलर डेट पे रिसीव होगा ना। तो जिस दिन फॉर्म रिसीव हुआ उस डेट पे, उस डेट से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, और उसको कुछ नहीं पता बेटा, आप और उसको सब कुछ बताना पड़ता है दोस्त। ठीक है, हो गया, ठीक है। आइए जरा ध्यान से एक बार फटाफट से बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। कह रहा डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट होल्डिंग अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ शेयर्स। ठीक है, सेक्शन 89। अब जरा सुनना ध्यान से, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 89 एंड 89 बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर इंक्लूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और अदरवाइज, किसी भी तरीके से अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रखो, राइट और एंटाइटल ऑफ पर्सन अलोंग विद और टुगेदर अदर पर्सन। मतलब आप खुद होल्ड कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हो, किसी और के साथ मिलकर कर रहे हो, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। In exercise or clauses of exercise any of all rights attached in the share, receipt or participate in any dividend, etc., etc., etc. क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 ऑफ द, किसके साथ पढ़ना है इसको बेटा हमें? कंपनी रूल। कौन सा रूल है बेटा? रूल 9 ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 मेक obligatory on a part of a person whose name enter in the register of member of a company as a holder of shares of the company but who does not hold beneficial interest in such shares, a declaration of the company specifying and other particulars। जो भी पर्सन होल्ड करता है उसके बारे में पर्टिकुलर्स दोगे कंपनी। क्लियर है? बता चुका हूँ, भलाई को तोड़ दूंगा टिया। कौन से फॉर्म में देगा ये? फॉर्म MGT 4 में। यस सर। ओके, सबसेक्शन 2 में को ओनर देगा डिक्लेरेशन। देखो, मेक एन ऑब्लिगेटरी फॉर एनी पर्सन हु होल्ड और एक्वायर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ द कंपनी, मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन हुज नेम स्टैंड आउट द रजिस्टर ऑफ बुक्स ऑफ द कंपनी। पढ़ चुके ऑलरेडी। कौन से फॉर्म में जाते हैं? MGT 5 में। सबसेक्शन 3 देखो,
कह रहा है एनी स्टेट द एनी चेंज अकर होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। बोलो बेटे विद इन 30 डेज आपको प्रेस्क्राइब फॉर्म में कंटेन क्या कौन कौन से प्रेस्क्राइब फॉर्म में एमजीडी 4 एमजीडी 5 एज द केस में भी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई असरा नहीं पक्का। अब आगे देखो, आगे तो थोड़े से सिंपल सेक्शन है इसलिए हम बुक से गो थ्रू कर लिए, ठीक है। अब सुनिए सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है ऑफ द एक्ट स्टेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड द मैनर। क्या कह रहा है बेटा, सबसेक्शन 4 पावर देता है सीजी को। किसको पावर दे रहा है, सीजी को। सीजी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रूल बना सकती है टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ होल्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप इन दिस सेक्शन। यस, ये तो सिंपल है, रूल बना दिया सीजी ने। हाँ, कौन सा रूल बनाया, रूल 9। अभी आगे चल के एक और सेक्शन पढ़ेंगे 90, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सेंट्रल गवर्नमेंट यस आरडी होता है जनरल। ओके, अब आगे देखिए सेक्शन 89 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ एनी पर्सन फेल टू मेक डिक्लेरेशन, भाई साहब पेनल्टी। अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया, फेल हो गया डिक्लेयर करने में एज रिक्वायर्ड इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। आई थिंक समझ आ गया सबसेक्शन 3 में कौन डिक्लेरेशन कर रहा है, सबसेक्शन 2 में कौन डिक्लेरेशन कर रहा है, सबसेक्शन 3 में कौन डिक्लेरेशन कर रहा है। क्लियर है ना। ही शैल लायबल टू पेनल्टी, कितना रुपया बेटा, 25,000 रुपया एंड केस कंटिन्यू ऑफ द फेलियर एंड द फर्दर पेनल्टी ऑफ कितना बेटा, सॉरी कितना है, सॉरी 50,000 है, 50,000 है। एंड इन अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो पेनल्टी कितना होगा बेटा, 200 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरेशन विच फेलियर इज कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपया। यानी कि 50,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस कितना 200 रुपये पर डे, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5 लाख तक जा सकता है। ये पेनल्टी है बेटा, कंपनी के ऊपर है क्या, ये कंपनी के ऊपर है नहीं बेटा, ये उस होल्डर के ऊपर है जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है या जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड है। क्लियर है। यस आकाश, बेटा समझ आ रहा है। सबसेक्शन 6 देखो बेटा ऑफ द एक्ट मेक इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। ये किसके ऊपर ऑब्लिगेटरी बेटा, कंपनी। करा चुका हूं, अभी करा था ना, 1 2 3 के बाद कंपनी क्या करेगी, आरओसी को एमजीटी 6 में डिक्लेरेशन देगी कि भैया मैंने ये पर्टिकुलर चीजें रिसीव करी हैं पर्टिकुलर पर्सन से। देखो, मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन अ रजिस्टर्ड कंसर्न एंड फाइल विद इन 30 डेज। कौन सा फॉर्म फाइल करेगा बच्चों, एमजीटी 6 फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाय किसको, आरओसी को, जिसको हम रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न एज द फीस एज द मे बी। अब यहाँ पर अगर कंपनी है स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है, सबसेक्शन 6 30 डेज रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा, 60 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको। सिंपल सी बात है सर। नॉर्मल कंपनी के लिए कितने दिन, 23 दिन। अगर कोई आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है तो कितना टाइम मिल जाएगा उसको, 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो यार। तो 89 सबसेक्शन 6 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 89 सबसेक्शन 7 एक्ट से अ कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न किसमें बेटा, यानी कि ये पेनल्टी है। ये पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी, ये कंपनी बेटा जो याद है ना बैंक के मनी ट्रांसफर्स होते हैं, आईएफएससी कोड यूज होता है जो उस बिजनेस में डल, ठीक है भाई। सुनो 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 सुनो, सबसेक्शन 5 किसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, होल्डर्स मेंबर्स के ऊपर। जब मेंबर है नहीं है, वट एवर सिचुएशन, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है ये मेंबर है, ठीक है। और सबसेक्शन 7 किसके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, कंपनी ने एमजीटी 6 नहीं फाइल करा तो पेनल्टी है। देखो subsection 7 of the company, if company required to file this and fail to do so before the expiry of the time specified, 60 दिन या 30 दिन, ये तो टाइम था। बोलो, सच कंपनी एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में रहा है लाइबल टू पेनल्टी कितना बेटा, 1,000 रुपए फॉर ईच डे ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ द कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 5 लाख। बोलो, एंड इन दिस ये कंपनी को लगेगी पेनल्टी, यानी कि 1,000 रुपए पर डे और मैक्सिमम कितना, 5 लाख कंपनी के ऊपर और 2 लाख रुपए किसके ऊपर बेटा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। देखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फ्लैट पेनल्टी कितनी देनी है, 2 लाख की। कंपनी के ऊपर 1,000 रुपए पर डे मैक्सिमम कितना। क्लियर है। ओके, सबसेक्शन 8 देखिए ऑफ द एक्ट से नो राइट्स इन रिलेशन, क्या कह रहा है बेटा, नो राइट्स इन रिलेशन टू एनी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर बट नॉट मेड बाय बेनिफिशियल ओनर शैल एनफोर्सेबल बाय हिम और बाय पर्सन क्लेमिंग दो
समझ में आया? यानी कि बेटा इसमें देखो इस सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो आपको उन शेयर्स को लेके कोई राइट्स नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ डिक्लेरेशन नॉट मेड, आकाश सही से पढ़ लो बेटा, मेरे को ना ये इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं। ये मत जताओ कि तुम जबरदस्ती पढ़ रहे, आई डोंट लाइक इट। अगर डिक्लेरेशन नहीं करी तो फिर उसको शेयर को नो राइट्स इन सच शेयर्स, तो उस शेयर्स के ऊपर आपका कोई राइट्स नहीं होगा, ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना सिंपल सी बात है। अरे, ऐसा कुछ नहीं, फोर फीचर क्यों करोगे? फोर फीचर का ग्राउंड अलग है, ये अलग है। डिक्लेरेशन दे दो आपको राइट मिल जाएंगे। एक तरीके से आपके राइट सस्पेंड कर रही है कंपनी, कम प्रोजेक्ट यहाँ पे, ठीक है? समझ आएगा दोस्त? हाँ। मतलब कंपनी कह रही है कि भैया अगर ऐसा कुछ है तो क्या करो, इंटीमेट करो। हाँ समझ गया। इंटीमेट नहीं करोगे तो राइट्स नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। और फीचर में हाँ देखो सर, सेक्शन 89 subsection 9 of the act say that nothing in this section shall deem to be prejudice the obligation of company to pay dividend to its member under this act, and said obligation से the payment stand discharge। मतलब देखो इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, कंपनी का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन की सिचुएशन है मेंबर को वो डिविडेंड मिलेगा ही। अरे लॉजिकली सोचो ना, मेरा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में नाम लिखा हो, मान लो तुम बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, ठीक है, नहीं करा तो तुम्हें राइट नहीं मिलेगा ना, मुझे तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। डिक्लेरेशन नहीं करा तो मेंबर कौन बना? मैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी किसका माना जाएगा? मेरा, क्योंकि मैं होल्डर हूं। तो डिविडेंड कंपनी किसको देगी? मेंबर को। तो मुझे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा? यस बिल्कुल मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी, मैंने नहीं दिया, फिर मुझे भी नहीं मिलेगा। तुम्हें भी क्यों मिलेगा? कंपनी, फिर कंपनी मेरे को बोले कि भाई डिक्लेरेशन दे, ऐसा डिक्लेरेशन रिसीव हुआ, आप डिक्लेरेशन दो, फिर मैं डिक्लेरेशन दूंगा। नहीं दूंगा तो फिर कार्रवाई चलेगी जो भी चलनी है, ठीक है? सिंपल सी बात है, कंपनी कट टू क्लियर कह रही है कि हमें पता होना चाहिए कौन बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है और कौन शेयर होल्डर है खाली, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। ओए चंपकलाल, समझ आ रहा है? अगला देखो सब सेक्शन 10 क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 90, यानी कि सेक्शन 90 के लिए भी है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर। अच्छा ये ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूँ, बेनिफिशियल इंटरेस्ट डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, अदरवाइज राइट और एंटाइटल ऑफ अ पर्सन अलोंग विद इंटरेस्ट हो सकता है। हाँ जी बेटा बोलिए। बढ़िया वो जो जिसको रजिस्टर करवाना है, जी जी जी। रजिस्टर है तो उसको डिविडेंड या कुछ भी जो भी मिलता है प्रॉफिट में से, या फिर जो मेन बेनिफिशियरी होल्डर होता है उसको दीजिए। जो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में इसका नाम हो, फिर जो बेनिफिशियरी होल्डर है उसको तभी मिलेगा जब डिक्लेरेशन देगा। कंपनी देगी, उसको डायरेक्ट आके वही देगा जिसके मेंबर देगा। कंपनी तो डीमेट अकाउंट में भेजेगी ना, मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है दोस्तों? हाँ, और ये उसका मीनिंग दे रखा है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकता है, अरेंजमेंट के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज, ठीक है? राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सन अलोंग विद, अलोंग, अलोन मतलब अकेले हो सकता है, या फिर टुगेदर विद एनी अदर पर्सन के साथ भी आपका हो सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। जैसे मान लो 4-5 लोगों ने बेनिफिशियल इंटरेस्ट बस एक के नाम पे शेयर ट्रांसफर हुए, तो शेयर किसी और के नाम पे, इंटरेस्ट किसी और का है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगेन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शेयर मेरे नाम पे है बट इंटरेस्ट किसी और का है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? यस। क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 11, एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ क्लास ऑफ पर्संस को फ्रॉम कंप्लाइंग विद द एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 क्या करता है बेटा? बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो बताओगे ही। इफ इट इज कंसिडर नेसेसरी टू ग्रांट द एग्जाम्पशन, सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि आप क्या कर सकते हो बेटा, एग्जाम्पशन दे सकते हो किसी पर्सन को डिक्लेरेशन देने के लिए। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। वो शेयर होल्डर कितना था, उसने क्या कहते हैं सारे शेयर होल्डर डिविडेंड आया, उसने अपने रियल को ट्रांसफर लिया, हाँ ऐसे खर्च कर लिया, तो साल बाद ना हाँ, उसने बैंक से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लिया, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। दोबारा बोल भाई। जैसे ठीक है, एक मैंने मेजर को अपॉइंट करा, लाइक मेरा बैंक तू कैसे अपॉइंट कर सकता भाई? लेकिन कोर्ट ने कर ही नहीं सकता। कोर्ट ने हाँ कोर्ट ने कर दिया। ये करेगा, और उस पर्सन ने मेरी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करे। ऐसे कैसे कर दिया सोल्ड? फिर तो उसके ऊपर एक्शन होगा ना, उसके बाद अथॉरिटी है नहीं सोल्ड करने की। और प्रेसिडेंट जो लाइबल होगा ना करने के लिए, कौन? वो ओनर ऑफ कोर्स इस पर्सन लाइबल। एसेट सी नाउ
तो फिर किस चीज का बेनिफिशियल ओनर बना रखा उसको? तो फिर फायदा क्या होगा, फिर लॉस जाएगा तो ही। बेनिफिशियल ओनर बना के चीज का रखा था, वेस्ट चाहिए नहीं तो वही तो सेल करो, पैसे उसकी खुद की पर्सनल अरे एसेट्स। तो उसको जेल डालेंगे फिर, और जो करा उसको रिकवर करेंगे अमाउंट को। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये रूल 9 पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी बोले, तो 8 क्या बता दो भाई, सब 9 इसमें बताने क्या है? नहीं समझ आया। देखो, कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल डीम टू प्रेजुडाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। मतलब इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, कंपनी का ऑब्लिगेशन है क्या करने का, डिविडेंड पे करने का, तो पे करेगा अपने मेंबर को अंडर दिस सेक्शन। अंडर दिस सेकंड सेट ऑब्लिगेशन शेल ऑन सच पेमेंट एज स्टैंड डिस्चार्ज आउट। यानी कि सुनो, कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल डीम टू बी प्रेजुडाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि इस सेक्शन में बेटा, इस सेक्शन जो है ना, ये कंपनी के उस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता कि उसको क्या पे करना है बेटा, डिविडेंड किसको, अपने मेंबर को। एंड सेट ऑब्लिगेशन सेल ऑन सच पेमेंट, उस पेमेंट पे क्या हो जाएगा बेटा, उसकी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाएगी। और डिक्लेरेशन आपने दिया ना, जो जिस पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ बिल्कुल उसको मिल जाएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में है, कंपनी उसको क्या दे देगी, डिविडेंड। और जब कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, मान लिया जाएगा भैया कंपनी का ऑब्लिगेशन पेमेंट करने की डिविडेंड डिस्चार्ज हो चुकी है, फिर भले बेनिफिशियल इंटरेस्ट कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पढ़ा चुका हूँ? MDD4 डन, डन एंड डन, डन। क्लियर है? तो ये हो गया सेक्शन 89 समाप्त। नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको क्या कराऊंगा, सेक्शन 90, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बाकी एक छोटे मोटे पॉइंट होंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और